दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से परिचित करा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जिया है और आज उनका जन्मदिन है। इन शख्स का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी शिक्षाविद और कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे। उनकी मां जोगमाया गृहिणी थी। पढ़ने में वे इतने मेधावी थे कि वर्ष 1914 में ही उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया। 1916 में इंटर आर्ट एग्जामिनेशन में उन्होंने 17वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अप्रैल 1922 में उनकी सुधा देवी के साथ शादी हो गई। उनका वैवाहिक जीवन सिर्फ 11 साल ही रहा। 1933 में बीमारी से उनकी पत्नी का निधन हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1924 में कोलकाता हाईकोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इस बीच 1924 में ही उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद वे 1926 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। 1929 में वे वापस आए और राजनीति में प्रवेश कर लिया। तब उन्होंने पहली बार पश्चिम बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर वो दोबारा जीत गए। वो ऐसे पहले शख्स थे जो 33 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के वाइस चांसलर बने। वे इस पद पर 1934 से 1938 तक रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी 1939 में शुरू की। कृषि प्रज्ञा पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बनी सरकार में वे 1941-42 में बंगाल के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1939 में हिंदू महासभा भी ज्वाइन की और 1940 में वे कार्यवाहक अध्यक्ष बने। इसके बाद 1943 से 1948 तक वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने दिसंबर 1946 से लेकर 1950 तक बंगाल की असेंबली में मनोनीत रहे और 1947 में आज़ादी के दौरान उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन का विरोध किया। वे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की उस नीति का विरोध कर रहे थे जिसकी वजह से पंजाब और बंगाल का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था। उनकी इस सतर्कता से बंगाल और पंजाब का आधा हिस्सा भारत में रह गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई पॉइंटों पर नेहरू का खुलकर विरोध किया। वो 1950 में नेहरू लियाकत के बीच दिल्ली पैक्ट का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट का गठन किया गया, तब वो भारत सरकार में वाणिज्य व उद्योग मंत्री रहे। विपरीत विचारधारा के बावजूद उन्होंने उस समय कलकत्ता में चित्तरंजन रेलवे कारखाना और विशाखापट्टनम में जहाज रानी से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट का शुरुआत कराई। उन्होंने बिहार में खाद कारखाना शुरू कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन पंडित नेहरू से मतभेद के कारण उन्होंने कुछ दिन बाद ही मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ का गठन किया। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में वे खुद कोलकाता साउथ ईस्ट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। पहली बार उनका दल में 3 सदस्य लोकसभा में पहुंचे थे। वे शुरू से ही एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के पक्षधर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति का यह कहकर विरोध किया था कि स्वतंत्र देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। इससे ज़्यादा कश्मीर में जो नीति अपनाई जा रही है वह गलत है, संविधान विरोधी है। तब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कहा जाता था। धारा 370 के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। वे 8 मई 1953 को कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने के लिए निकले थे। उस समय उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी, वैद्य गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और टेकचंद थे। जब वे जम्मू में प्रवेश कर रहे थे तब वहाँ जाने के लिए परमिट लगता था। उन्होंने उस परमिट का ही विरोध किया था। बिना परमिट जम्मू कश्मीर जाने की जिद में उन्हें शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई 1953 में गिरफ्तार कर लिया। वे 40 दिन तक जम्मू कश्मीर की सरकार की हिरासत में रहे। इसी बीच 23 जून 1953 की सुबह अचानक उनकी मौत की सूचना आई। सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें बताया कि हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है। तब भी उनकी मां जोगमाया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रत्यावेदन दिया था कि उनकी बेटे की हत्या हुई है, उसकी उच्च स्तरीय आयोग से जांच कराई जाए। इस पर सरकार ने अमल नहीं किया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, इसकी जांच की जरूरत है। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की केंद्र में सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह सपना पूरा किया जिसमें वो धारा 370 खत्म करने, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान की बात कर रहे थे।
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और वहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिए गए। इस तरह 2 विधान और 2 निशान का जो कानून चला आ रहा था वह समाप्त हो गया। अब कई राज्यों के नागरिक जो वहाँ पिछले 15 साल से रह रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल रही है। अब एक नया सवाल इस समय सबके सामने है कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करेगी। इसकी वजह यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वे 1941-42 में वहाँ के वित्त मंत्री भी थे। इसके बावजूद बंगाल में बीजेपी अपनी जड़ें लंबे समय तक नहीं जमा पाई। हम 2011 से राजनीतिक स्थिति का आकलन करें तो 2011 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है जो अब तक चल रही है। वहाँ 2021 में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीट जीतकर अपनी एंट्री की थी। तब ममता बनर्जी उस क्षेत्र से 34 सीटें जीतकर राज्य में अपना दबदबा कायम रखा था। कांग्रेस ने भी 4 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को अच्छी खासी टक्कर दी। बीजेपी ने 18 लोकसभा सीट जीती और ममता बनर्जी को 34 से घटाकर 22 तक सीमित कर दिया। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर हम 2016 की बंगाल विधानसभा की तुलना करें तब बीजेपी ने 295 में से 291 अपने प्रत्याशी उतारे थे और सिर्फ 3 सीट पर बीजेपी जीत पाई थी और उसके 4 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 2011 में 184 सीटें जीती और 2016 में 211 सीटें जीती। 2019 के बाद से अब बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसी प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है कि वहाँ बीजेपी को लगता है कि हम 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह सपना पूरा करेंगे जब बंगाल में कमल खिलेगा। बीजेपी का लक्ष्य क्या वहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगा, यह देखना होगा, क्योंकि अगले साल बीजेपी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मना रही होगी। ये समय बताएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना दूसरा पूरा करेंगे या नहीं। आज हम ऐसे महान शख्सियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पॉलिटिकल चौपाल की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और आगे भी हम ऐसे व्यक्तित्व को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पॉलिटिकल चौपाल से फिर अगले किसी कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद।